हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में जो भी टॉपिक लेकर आए हैं, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, देयर का प्रयोग। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि देयर का जो प्रयोग होता है वह किसी कहानी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और देयर वाले वाक्यों को हम प्रायः नहीं पहचान पाते हैं कि इस वाक्य का अनुवाद बनाते समय हमें देयर का प्रयोग करना है। लेकिन आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से यह पूरी तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि हम कब जानेंगे कि वाक्य में देयर का प्रयोग करना होगा। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इट का प्रयोग पढ़ा था और हमने आपको उस वीडियो में ये बताया था कि किसी कहानी को बनाते समय इट और जो देयर का प्रयोग होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और प्रायः कहानियों में या किसी पैसेज का ट्रांसलेट करते समय इन दोनों चीज़ों का प्रयोग आता रहता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस देयर के प्रयोग के बारे में बताऊंगा कि देयर का प्रयोग कब और कहाँ और किस तरह के वाक्यों में किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि यह जो हमारा देयर शब्द है, इस देयर शब्द का जो हिंदी अर्थ होता है, हिंदी अर्थ जो होता है वह वहाँ होता है, वहाँ। देयर का हिंदी अर्थ वहाँ होता है, लेकिन हमारे पास ऐसे वाक्य आते हैं जिन वाक्यों में हम इस देयर शब्द का प्रयोग जो है एज ए सब्जेक्ट करते हैं, यानी कर्ता के रूप में करते हैं। और जब इस देयर शब्द का प्रयोग वाक्य में जब कर्ता के रूप में कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम इस देयर शब्द का अर्थ जो है वहाँ शब्द से नहीं लगाते हैं। अब हमें जानने की ये बात आती है कि किस तरह का वाक्य होगा, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि नहीं इस वाक्य का अनुवाद बनाते समय देयर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहली पॉइंट आपको ध्यान देना है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं होना या न होना पाया जाए, या दूसरी चीज किसी व्यक्ति या वस्तु के कहीं होने या न होने के बारे में पूछा जाए। ये दो पॉइंट हमें याद रखना है कि देयर का प्रयोग प्रायः ऐसे वाक्यों में करते हैं जब वाक्य में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का कहीं होना या न होना पाया जाता है, या किसी वस्तु के कहीं होने या न होने के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ये जो चीज़ें हैं वह देयर वाले वाक्यों की पहचान है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यह है कि देयर का वाक्य जो है प्रायः वैसे वाक्यों में करते हैं जिस वाक्य में कर्ता के रूप में कभी भी कोई प्रोनाउन नहीं आता है। हाँ, नाउन आएगा, लेकिन उस नाउन का उस वाक्य से सब्जेक्ट के रूप में कोई मतलब नहीं होता है। तो बस हमें केवल ये दो बातें ध्यान देनी होगी कि देयर का प्रयोग प्रायः ऐसे वाक्यों में करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं होना या न होना पाया जाए, या किसी वस्तु या व्यक्ति के कहीं होने या न होने के बारे में पूछा जाए। और जब हम वाक्य में इस देयर शब्द का प्रयोग कर्ता के रूप में कर देते हैं तो उस स्थिति में उस शब्द का जो अर्थ है वहाँ शब्द से नहीं लगाते हैं। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि इस वाक्य का जब हम अनुवाद बनाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है क्रिया की। इसलिए क्रिया के बारे में भी आपको हिंट दे देते हैं कि अगर वाक्य के अंत में है या हैं नज़र आएगा तो आपको अनुवाद बनाते समय
इन्हीं दो क्रियाओं में से कोई क्रिया लिखनी है, या तो इज लिखना है या तो आर लिखना है। अगर वाक्य के अंत में अगर था थे थी में से कोई शब्द आता है तो अनुवाद बनाते समय वाक्य के अनुसार हमें क्रिया वाज और वेयर का प्रयोग करना है। और अगर वाक्य के अंत में गा गे गी अगर आई हो तो हमें अनुवाद बनाते समय क्रिया के रूप में विल बी का प्रयोग करना है। यानी ये 3 क्रियाएं हैं, यानी प्रेजेंट होने पर इज आर, पास्ट होने पर वाज वेयर और फ्यूचर होने पर विल बी का प्रयोग करना होता है। अब हम आपको अनुवाद बनाने के रूल्स को लिख देते हैं ताकि उस रूल्स का फॉलो करते हुए आप इस तरह के वाक्यों का अनुवाद क्या कर सकें, बना सकें। तो सबसे पहले बात दोस्तों ख्याल करना है कि अगर हमारा वाक्य साधारण होगा, नकारात्मक होगा और प्रश्नवाचक होगा तो इसका ट्रांसलेट बनाते समय हमारे पास क्या नियम है। तो हमें तो ये पता है ये है कि सबसे पहले हमें देयर का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट करना है, यानी कर्ता के रूप में करना है। उसके बाद वाक्य को टेंस को नज़र में रखते हुए हमें जो भी आवश्यकता होगी इन दी हुई क्रियाओं में से कोई क्रिया यूज कर लेंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर वाक्य हमारा नकारात्मक बनता है दियर का प्रयोग कर लेंगे। दियर के बाद इज आर चाहे वाज या वेयर या विल बी, इसमें से कोई क्रिया वाक्य के मुताबिक लगाने के बाद नॉट का प्रयोग कर लेते हैं और नॉट के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो सबसे पहले हमें इस क्रिया में से जो क्रिया वाक्य मांग रहा होता है या वाक्य के अनुसार जरूरी होता है उसको लिख लेते हैं, फिर दियर का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अंत में प्रश्न सूचक का चिन्ह। इसमें इस क्रिया के बारे में वही रूल्स लागू होता है जो आपको इट का प्रयोग बताया गया है कि अगर वाक्य नकारात्मक होगा तो ये जो क्रियाएं हैं इनके बाद तुरंत नॉट लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें 2 शब्द है इसलिए नकारात्मक वाक्य होने पर इस नॉट शब्द का प्रयोग इन दोनों के बीच में करना होगा। और अगर वाक्य प्रश्नवाचक बनता है तो इस विल का प्रयोग इस देयर के पहले कर लेंगे और बी का प्रयोग दियर के बाद करेंगे। ये आपके रूल्स हैं अनुवाद बनाने के। क्रिया आपको बता दी गई है कि वाक्य के टेंस के मुताबिक हमें उचित क्रिया लगाना होता है। कैसे क्रियाएं लगती हैं मैं आपको वाक्य के उदाहरण के अनुसार आपको समझा दूंगा। आइए अब उदाहरण पे चलते हैं। जैसे पहला मैं उदाहरण आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे कह दिया जाएगा कि मैदान में खिलाड़ी हैं। मैदान में खिलाड़ी हैं। अगर इसी चीज़ को अगर मैं कह दूं कि मैदान में खिलाड़ी थे, मैदान में खिलाड़ी थे। अगर इसी चीज़ को अगर मैं कह दूं कि मैदान में खिलाड़ी होंगे, मैदान में खिलाड़ी होंगे। देखिए दोस्तों मैं एक ही वाक्य लिया हूँ, बस केवल वाक्य के टेंस में परिवर्तन किया हूँ। पहला जो वाक्य हमारा प्रेजेंट बता रहा है क्योंकि उस वाक्य के अंत में है या है लगा हुआ है। दूसरा वाक्य पास्ट बता रहा है जैसा कि वाक्य में था थी थे नजर आ रहा है। और तीसरा वाक्य आपका फ्यूचर है क्योंकि उस वाक्य के अंत में गालेगी लगा है। और मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है कि देयर का वाक्य ऐसे वाक्यों का अनुवाद, देयर का प्रयोग जो है प्रायः ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते हैं, बनाते समय करते हैं जिसमें कोई भी कर्ता जो होता है यानी कोई भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वह प्रोनाउन नहीं होता है। मैंने आपको बताया। और सबसे खास बात यह होती है दोस्तों कि देयर वाले वाक्यों का जब प्रयोग हम करते हैं तो वाक्य हमारे सामने ऐसे आते हैं जिस वाक्य में प्रायः 2 संज्ञाएं नजर आती हैं और वाक्य में प्रायः में शब्द लगा होता है। जैसे पहले वाक्य में अगर देखते हैं तो एक संज्ञा हमारा मैदान है और दूसरी संज्ञा खिलाड़ी है। अब जो बात कही गई थी कि हम कैसे जानेंगे कि इस वाक्य का अनुवाद बनाते समय दियर का प्रयोग होगा, तो हमने आपको बताया है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं होना पाया जाए या किसी व्यक्ति या वस्तु के कहीं होने या न होने के बारे में पूछा जाए तो इस कंडीशन में मैदान में खिलाड़ी हैं अगर इसको अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हमें भाव निकल रहा है कि ये जो खिलाड़ी हैं वो कहाँ पे हैं, मैदान में, यानी खिलाड़ियों का मैदान में होना पाया जा रहा है। तो सबसे पहले इन वाक्यों का अनुवाद बनाते समय आपको
वाक्य के अनुसार दियर का प्रयोग तो कर्ता के रूप में करना ही करना है, आपने कर लिया। अब समस्या आती है क्रिया की। अब यहाँ पर बोला गया है कि मैदान में खिलाड़ी हैं, जिन संज्ञा की बात की जा रही है, यानी जो संज्ञा जहाँ पाई जा रही है वह प्लूरल नंबर में है, इसलिए हैं या हैं होने पर आपको क्रिया इज या आर में से बताई गई है। इसलिए इस खिलाड़ी के प्लूरल होने के कारण हम क्रिया वाक्य में आर लगा देंगे और उसके बाद लिख देंगे उस नाउन को जो चीज़ जहाँ पाई जा रही है, यानी देयर आर प्लेयर्स। और ये जो चीज़ होता है जहाँ पाया जाता है उस चीज़ को हम लास्ट में लिखते हैं, यानी देयर आर प्लेयर्स इन द फील्ड। देयर आर प्लेयर्स इन द फील्ड। मैदान में खिलाड़ी थे, इसका अनुवाद बनाएंगे तो फिर वही बात है, खिलाड़ी यहाँ पे बहुवचन दिख रहा है, इसलिए दियर के साथ वेयर लगा देंगे, ये हो जाएगा दियर वेयर प्लेयर्स इन द फील्ड। इसी तरह तीसरे वाक्य का अनुवाद बनाएंगे तो यह फ्यूचर दिख रहा है वाक्य, इसलिए अनुवाद जब इसका बनाएंगे तो देयर विल बी प्लेयर्स इन द फील्ड, इन द फील्ड। इस तरह से यह अनुवाद बना। लेकिन मैं आप लोगों को और सारे एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ ताकि इस दियर का प्रयोग आपको भली भांति या अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और एग्जाम्पलों को अगर मैं आपको लूँगा तो आपका जो भी भ्रम हो थोड़ा बहुत वो दूर हो जाएगा। जैसे कह दिया जाएगा एग्जाम्पल, और सारे एग्जाम्पल लीजिए। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि क्या कमरे में एक बिल्ली है, क्या कमरे में एक बिल्ली है, यानी इसमें कमरे में बिल्ली के होने या न होने के बारे में प्रश्न किया गया। और हमको ख्याल कर लेना है कि वाक्य का अनुवाद बनाते समय क्रिया हमें उस नाउन के अनुसार लगानी है जो नाउन कहीं पाई जाती है या जिसके बारे में पूछा जाता है। तो जिसकी चर्चा की गई है वह एक बिल्ली है, वाक्य क्या से चालू है, इसलिए इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो एक बिल्ली के मुताबिक क्रिया हमने इज लगा लिया, फिर हो जाएगा दियर। इज दियर, फिर क्या कौन चीज़ पाई जा रही है, एक बिल्ली यानी ए कैट। कहाँ पाई जा रही है, कमरे में, इसका हो जाएगा इन द रूम। इसका अनुवाद बन गया इज दियर ए कैट इन द रूम। इसी तरह हो जाएगा आकाश में तारे नहीं हैं, आकाश में तारे नहीं हैं। जब अनुवाद इसका बनाएंगे तो आकाश में तारों का नहीं होना पाया जा रहा है, वाक्य नकारात्मक है। ट्रांसलेट जब बनाएंगे तो दियर आर नॉट स्टार्स, दियर आर नॉट स्टार्स। कहाँ भाई, आकाश में, यानी इन द स्काई। अंत में सॉरी नकारात्मक वाक्य है, फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी आपको ख्याल कर लेना है कि जिस नाउन के बाद में लगा रहेगा वह वाक्य में प्रायः ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। और देखिए जैसे अगर कह दिया जाएगा कि बागीचे में फूल नहीं थे, बागीचे में फूल नहीं थे। जब इसका ट्रांसलेट अगर आप बनाते हैं तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा देयर वेयर नॉट फ्लावर्स, देयर वेयर नॉट फ्लावर्स इन द गार्डन, देयर वेयर नॉट फ्लावर्स इन द गार्डन। यानी आपको ख्याल कर लेना है ये जो क्रिया है उस नाउन के अनुसार लगानी है जिस नाउन की वाक्य में चर्चा की गई है, अर्थात जिस नाउन का कहीं होना या न होना पाया जा रहा है या जिस नाउन के बारे में पूछा जा रहा है। इसी तरह से और सारे वाक्य आपके सामने आएंगे जिस वाक्यों का अनुवाद बनाते समय आपको दियर का प्रयोग करना है। जैसे कह दिया जाएगा कि क्या सप्ताह में 7 दिन, क्या सप्ताह में 7 दिन हैं, यानी सप्ताह में इसके बारे में पूछा जा रहा है, होने या न होने के बारे में। इसलिए जब अनुवाद बनाएंगे इसका हो जाएगा आर दियर 7 डेज। कहाँ, सप्ताह में, यानी इन ए वीक। इसका अनुवाद बन गया आर दियर 7 डेज इन ए वीक। इसी तरह से कह दिया जाएगा कि सर्कस में
सर्कस में हाथियाँ, सर्कस में हाथियाँ नहीं थी, सर्कस में हाथियाँ नहीं थी। वाक्य नकारात्मक बना। किसका ना होना पाया जा रहा है सर्कस में? हाथियों का। अनुवाद जब बनाएंगे इसका अनुवाद हो जाएगा देयर वीयर नॉट एलिफेंट्स, देयर वीयर नॉट एलिफेंट्स। कहाँ भाई? सर्कस में, इन सर्कस, CIRCUS, फुल स्टॉप। इसी तरह से कह दिया जाएगा क्या जंगल में, क्या जंगल में एक शेर होगा, क्या जंगल में एक शेर होगा। यह वाक्य फ्यूचर है क्योंकि वाक्य में गागेगी लगा है, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हमें क्रिया बिल का प्रयोग आगे करना होगा, यानी अनुवाद इसका बनाएंगे तो विल देयर बी ए लायन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अनुवाद बन गया। अगर यही वाक्य अगर आपका नकारात्मक होगा तो नकारात्मक में आपको बताया गया है कि बस हमें क्रिया के बाद नॉट लगा देनी है। इस दियर के प्रयोग में एक और नोटेबल बात है दोस्तों, जो प्रायः आप गलतियां कर देते हैं। ख्याल कर लेना है कि यह दियर का जो प्रयोग होता है वह प्रायः भूमिका के अर्थ में भी किया जाता है। जहाँ पर भूमिका का भाव आए उसका अनुवाद बनाते समय दियर का प्रयोग करते हैं। भूमिका क्या होती है? जैसे किसी कहानी को जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें किसी भूमिका को बांध करके आगे की कहानी को लिखते हैं। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि एक राजा था, कह दिया जाएगा एक जंगल था, कह दिया जाएगा एक गांव था, एक गांव था, कह दिया जाएगा एक शहर था। यानी ये जो चीज़ें हैं वह भूमिका के रूप में हमने लिखा है। इसलिए इसका जब अनुवाद बनाएंगे तो इनका अनुवाद ऐसा नहीं होगा कि एक किंगवाज चाहे एक फॉरेस्टवाज चाहे एक विलेजवाज चाहे एक सिटीवाज, नहीं। इसका अनुवाद बनाते समय सबसे पहले आपको लिखना है दियर। सबसे पहले आप दियर का प्रयोग कर लेंगे और दियर के बाद तब उस नाउन को लिखेंगे। यानी एक राजा था जब अनुवाद बनाएंगे तो दियर वाज ए किंग, दियर वाज ए किंग। एक जंगल था, दियर वाज ए फॉरेस्ट, दियर वाज ए फॉरेस्ट। एक गांव था, दियर वाज ए विलेज, दियर वाज ए विलेज। इसी तरह एक शहर था, दियर वाज ए सिटी। यानी इस चीज़ को भी ख्याल करना है आपको। या और सारे वाक्य होंगे, जैसे अगर कह दिया जाएगा कि एक किसान था तो इसका अनुवाद बनाते समय ऐसा नहीं लिखेंगे कि एक फार्मर वाज, नहीं। अनुवाद जब बनाएंगे तो दियर वाज ए फार्मर, दियर वाज ए फार्मर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिन वाक्यों में वर्ब आ जाती है, यानी मुख्य क्रियाएं आ जाती हैं। जैसे अभी लिखा गया वाक्य आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर, अंतर उसका बतलाते हैं। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि एक राजा था, लेकिन अगर इसी वाक्य को कह देते हैं कि एक राजा रहता था, इस वाले वाक्य में अंतर केवल है कि इसमें वर्ब आ गई है। इसलिए जब इसका अनुवाद बनाएंगे तो हमें वर्ब का प्रयोग करना है। इसलिए रहता था, अरे पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है, इसलिए अब वर्ब भी हमें लिखनी है। इसलिए उस वर्ब का हम दूसरा रूप लिख लेंगे, यानी एक राजा रहता था का अनुवाद लिखेंगे देयर लिव्ड ए किंग, अंत में फुल स्टॉप। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो से आपने देयर वाले वाक्यों के बारे में ज़रूर समझ लिया होगा। मैं अपनी वीडियो में पुनः आप लोगों को एक नई चीज़ लेकर के आऊँगा, इसलिए आप मेरे हर एक वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो से कुछ न कुछ शिक्षा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। फिर हम अपने अगले वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। बंद कर दो।